हेलो एवरीवन, वेलकम टू यथार्थ आईएएस। इस प्लेटफॉर्म पे हम मिलकर कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स एंड एज वेल एज मेंस की तैयारी। इसी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन फिजिक्स का टॉपिक है। जो हमने लास्ट क्लास इस टॉपिक के लिए थी मैग्नेटिज्म, उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। तो मैग्नेटिज्म के इस टॉपिक में अभी तक हमने जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिज्म क्या होता है एंड मैग्नेटिज्म के अंदर फोर्स को फील कैसे किया जाता है, हायर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है और लोअर स्ट्रेंथ या वीकर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्या होता है, ये सब हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया था। नाउ मूविंग अहेड वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी मटेरियल प्रॉपर्टी जो होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की, उनको डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि रिलेटेड हैं हमारे मैग्नेटिज्म से, उनसे रिलेटेड हम जो है डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। सो स्टार्टिंग टुडेज सेशन आई वुड लाइक टू डिस्कस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं, अगर हम जिस प्रकार से हमने पहले भी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था तो आपका जो है उसमें अलग अलग, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के अंदर मटेरियल में क्या होगा कि कंडक्टिविटी कितनी होगी, रेजिस्टेंस कितना होगा एंड मटेरियल जो है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होगा या रेजिस्टिव नॉन कंडक्टिव होगा, सेमी कंडक्टिव होगा। ये प्रॉपर्टीज जो हमने जो पीछे की क्लासेज जिनके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी किया था वहां पे हमने की थी। लाइकवाइज प्रत्येक मटेरियल की अपनी क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। So here we are discussing about the magnetic properties of the materials, in which unlike the way magnet attracts the metal like the iron, it would repel a diamagnetic substance. Okay, magnetic properties के आधार पे यानी कि on the basis of the magnetic properties we can categorize materials on three categories. कौन कौन सी वो तीन कैटेगरीज हैं? एक है आपकी diamagnetic, second one is paramagnetic and the third one is ferromagnetic। ये तीन जो है कैटेगरी है सब्सटेंसेस की, जिसके बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं किसी भी मटेरियल को अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि लीस्ट अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स इनकी जो मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो सबसे वीकर होती है। इसका कारण क्या होता है, देखिए इसका थोड़ा सा हम जो है कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड जो है उसको समझेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। आपको पता है कि एक एटम होता है, एटम में आपका न्यूक्लियस एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस टाइप से आपके क्या होते हैं, इन ऑर्बिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे 2 आपका 2 4 एंड 6 का जो कॉम्बिनेशन चलता है उसके अंदर हम बात करें, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, तो 2 4 6 8 इस टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का आपने अलग अलग नंबर्स देखे होंगे, उन नंबर्स में से एक होता है, आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, स्पिन क्वांटम नंबर। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, इट इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ में एसोसिएटेड होता है एंड इलेक्ट्रॉन जो है अपना इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व होने के साथ साथ में अपने खुद के पॉइंट पे क्या होता है, स्पिन करता है एक पेयर फॉर्म के अंदर। इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं। तो एक होता है पॉजिटिव स्पिन, एक होता है नेगेटिव स्पिन। तो ये जो स्पिन होता है या फिर हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, अलाइनमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अंदर ही। इसकी वजह से क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन जनरेट होता है एंड दैट इज नोन एज द स्पिन क्वांटम नंबर। इट कुड बी +1 एंड -1। अब इसका हमारे मैग्नेटिक फील्ड से क्या रिलेशन है, मैग्नेटिज्म से क्या रिलेशन है किसी भी जो है मैटर की उसके अंदर।
तो देखिए एक कोई मटेरियल है, उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर हम कहें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके एक मटेरियल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए कि 10 फ्री इलेक्ट्रॉन है। इन 10 इलेक्ट्रॉन का यदि ओवरऑल फ्री इलेक्ट्रॉन का सभी का एक ही डायरेक्शन के अंदर इस टाइप से +1 जो फ्री इलेक्ट्रॉन है अलग अलग, यहाँ पे एक मटेरियल के अंदर कोई हमने मटेरियल लिया, उसमें थाउजेंड्स ऑफ एटम्स हैं और मान लीजिए एक एटम से एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और रैंडमली हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन फ्री, और यदि सभी का जो इलेक्ट्रॉन फ्री है उनमें पॉजिटिव स्पिन जो है +1 वो वाले इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो ये क्या होते हैं एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए क्योंकि पॉजिटिव है सारे। तो इससे क्या होगा, एक नेट स्पिन क्रिएट होगा एंड ऑलवेज the moving electrons produce the magnetic field as well as the variation in magnetic field produce the responding electric field और electricity। ये क्या होता है, म्यूचुअल होता है, वाइस वर्सा होता है। सो यहाँ पे एक नेट स्पिन जनरेट होगा, दैट मीन्स एक नेट जो मूवमेंट होगा उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो इस मैटर के अंदर आ जाएगी। अनलाइक मान लीजिए कि इस मैटर के अंदर जो है एक इस टाइप से है, एक इस टाइप से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो है स्पिन जो है +1 एंड -1, +1 एंड -1, इस टाइप से फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो है नेट स्पिन या फिर हम जो है नेट मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा आपका, वो 0 हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी डोमेन के अंदर किस डायरेक्शन में अलाइंड है, आइदर इन पॉजिटिव, नेगेटिव, और ओवरऑल जो उनका स्पिन निकल के आ रहा है, ओवरऑल उनकी जो डायरेक्शन निकल के आ रही है एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए इस वाले केस की तरह या तो 0 है तो न्यूट्रल। इस टाइप के आधार पे क्या होता है, हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं किसी भी मटेरियल की। तो यहाँ पर भी आपके जो मैंने 3 सब्सटेंस बताए थे, यहाँ पे मटेरियल्स की जो है कैटेगरी बताई थी अकॉर्डिंग टू दी मैग्नेटिज्म इन दैट। तो डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं, उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके इस टाइप से रैंडम होते हैं एंड उनका एक डोमेन के अंदर, मान लीजिए ये मटेरियल है, कोई भी जो है एक नेट डायरेक्शन के अंदर निकल के नहीं आता है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की और उनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बहुत कम अमाउंट में पाई जाती है। अगर मान लीजिए इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो मान लेते हैं कि जैसे इसके अंदर इनका इस टाइप से था और अब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत है ना किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आपको ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस के अंदर थोड़ी बहुत इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंड्यूस कर सकते हैं। नेचुरली इन मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, यही बात जो है यहाँ पे कही गई है। डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी है, कौन सी, डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में डायमैग्नेटिज्म होगा, उनके अंदर जो मैग्नेट होता है वो इट वुड रिपेल, यानी कि वो अट्रैक्ट होने की बजाय रिपेल करेगा। दैट मीन्स उसकी जो है उसमें मैग्नेटिज्म का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। यही देखिए आप, एक पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका स्पिन, ओवरऑल स्पिन क्वांटम नंबर जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। इस वजह से
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे वो क्या हो रही है, जनरेट नहीं हो रही है मटेरियल में, तो ऐसे सब्सटेंसेज क्या कहलाते हैं, इस पैटर्न में जिसके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से अपोजिटली अलाइंड होते हैं, एंड दोज सब्सटेंसेज विच रिपेल देमसेल्व्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, जिनके अंदर जो है स्ट्रांगली अपोज करते हैं, इनमें मैग्नेटिज्म नहीं पाया जाता, उनको कहते हैं डायमैग्नेटिक substances or diamagnetic material, and this property is known as diamagnetism. Okay, next आता है आपका पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, इसका एक आपका हम कह सकते हैं यहां पे टोटल क्या हो रहे थे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे थे, लेकिन पैरामैग्नेटिज्म में क्या होगा, कुछ कुछ जो होंगे वो एक डायरेक्शन में मिल जाएंगे आपको। ओवरऑल 3 में से 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो एक तो जो है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल ही रहा है। इस टाइप से क्या होगा कि इनके अंदर वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिलेंगी, एंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये कोई भी मटेरियल है, मटेरियल का ब्लॉक है, उसको उठा करके मैंने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे पहले से ही एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई 2 बार मैग्नेट हैं, इस बार मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, इसका साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मैग्नेटिक मटेरियल था उसको यहाँ पे प्लेस किया, पैरामैग्नेटिक नेचर का था, दैट मीन्स इसके अंदर इनिशियली जो नेट मैग्नेटिज्म था वो नहीं था, लेकिन रैंडम जो है एक तरीके से इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। एज सुन एज वी हैव अप्लाइड इन दिस नॉर्थ टू साउथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या होगा, ये जो आपके मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को इस टाइप से क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। यानी कि दोज मटेरियल्स in which the free electrons align themselves in a particular direction as per the applied external magnetic field, वो अलाई करके फिर उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उन प्रॉपर्टीज को शो करने वाले मटेरियल्स को कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक जिसमें बिल्कुल नहीं होती है, रिपेल करते हैं, पैरामैग्नेटिक जिनके अंदर इनिशियली जो होती वीकर होती है, एंड वो भी डेवलप होती है थोड़ी आगे, उसमें इनहेंस कर सकते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उनको अलाइन करवा सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। एंड मान लीजिए इसके अंदर जो है इतना ज्यादा नहीं हो पाता है, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स हो पाते हैं, इसी का ही एक एडवांस फॉर्म होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विच शो द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनिशियली उनके अंदर क्या होता है, खुद में ही अलाइंड भी होते हैं इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन टू शो द मैग्नेटिक मोमेंट, एंड ऑल्सो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे शो द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इसको हम यहाँ पे आगे समझते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म के अंदर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर दोज व्हिच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड, यानी कि वो मैग्नेटाइज्ड तो होते हैं जैसे कि आपने देखा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होते हैं। ऑन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे गेट वीकली अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट। ये क्या होते हैं, एक वर्ड हमें याद रखना है कि वीक होते हैं इन मैग्नेटिज्म। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये और ये 3 तो क्या हो गए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो गए, बट इन्होंने एक दूसरे का जो स्पिन है +1 एंड -1, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, यानी कि ओवरऑल जो मैग्नेटिज्म था इसके अंदर उतना नहीं आया। ऑन द अदर हैंड इफ वी सी जो आपका फेरोमैग्नेटिज्म है उसको यदि हम देखते हैं तो देखिए फेरोमैग्नेटिज्म जो सब्सटेंसेज आर दोज व्हिच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, वो क्या होते हैं आपके स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे गेट, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है आपका, स्ट्रांगली होगा,
they get strongly attracted to a magnet। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल आयरन यानी कि लोहा, उसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में पैरेलल तरीके से, पैरेलल जो अलाइनमेंट होगा, पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, देखिए एक तो ऐसे और दूसरा ऐसे होता है, तो इस पॉइंट पे आकर के जो मैग्नेटिज्म है वो थोड़ा बहुत क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। लेकिन यही दोनों यदि पैरेलल होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, एडिशन होता है, जुड़ता है, दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म जो स्पिन होता है वो ऐड ऑन होता है। तो इस वजह से क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से पैरेलली अलाइन हो जाते हैं एंड दे प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड शो द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दो सब्सटेंसेस आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक। स्ट्रॉन्गली ही क्या होते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनमें होता है। ओके, तो यहाँ पर तीनों ही सब्सटेंसेस का, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, इन तीनों के क्या दिखाए गए हैं आपको, कुछ जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बेसिस पे इनका डिफरेंशिएशन दिखाया गया है। ये जो साइन है आपका, ये साइन ससेप्टिबिलिटी का होता है। बिफोर डिस्कसिंग द डिफरेंस अमंग दी फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, दो टर्म्स को हम समझ लेते हैं। और ये जो साइन होता है ये होता है आपका परमिएबिलिटी का। ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना ससेप्टिबल है या फिर कितना इच्छुक है किसी भी प्रॉपर्टी को धारण करने के लिए। यानी कि हमने देखा कि जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। एक लेमन टर्म्स के अंदर मैं आपको समझा रही हूँ कि उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी तरीके से इंटरैक्ट करें, वो रिपेल कर रहे हैं। तो ये जो है ससेप्टिबिलिटी का मतलब उनकी जो ये प्रॉपर्टी होती है टू इंटरैक्ट विद एनी मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड, ये इनकी क्या कहलाती है, ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। कि यानी कि आई कैन से दैट द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू विच ए सब्सटेंस बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी क्या कहलाती है, ससेप्टिबिलिटी। यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अलाइन होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कितने होंगे, ये वाली जो चीज है उस मैग्नेटिक मटेरियल की क्या कहलाती है, ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। ऑन द अदर हैंड आपका आता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का एक सीधा सा मीनिंग है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी डिस्कस किया था। परमिएबिलिटी को हम एक वर्ड से याद रखेंगे, दैट इज परमिशन। यानी कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, उस मैग्नेटिक मटेरियल या फिर हम नॉर्मली मैं कह सकती हूँ कि कोई भी मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हद तक गुजर सकता है, यानी कि इसकी कितनी परमिशन है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के पास ऑन होने की। कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होंगे जिनके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड को पास ऑन नहीं होने दिया जाता। फॉर एग्जांपल डायमैग्नेटिक मटेरियल्स इन विच दे रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से उनकी परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही लो हो जाएगी, क्योंकि उसमें परमिशन नहीं दी है मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को पास ऑन होने की। ऑन दी अदर हैंड कुछ सब्सटेंसेस होंगे जो कि स्ट्रांगली अपने आप में क्या होने देंगे, पास होने देंगे, तो वो हो गए आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो परमिएबिलिटी का मतलब होता है टू अलाउ, टू परमिट, टू पास द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए मैग्नेटिक, थ्रू ए मटेरियल, और जितना उसकी पास होने दे रहा है उतनी ही अच्छी उसकी परमिएबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि डायमैग्नेटिक होते हैं, उनकी ससेप्टिबिलिटी -1 से 0 के बीच में होती है, यानी कि बहुत ही कम होते हैं। दे आर वेरी लेस ससेप्टेबल टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है दैट मीन्स वो नहीं चाहते हैं इंटरैक्ट करना।
सेकेंड थिंग, इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो 0 से 1 में होती है, और जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है उससे कम होती है इनकी नेट परमिएबिलिटी। म्यू नॉट का मतलब होता है आपका परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। एनवायरमेंट जो आपका फ्री स्पेस आपको दिख रहा है एयर, उसके अंदर एयर की जो परमिएबिलिटी है उससे कंपेयर करेंगे तो इन मटेरियल्स की जो होती है वो कम होती है, तो यानी कि बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट जो है पैरामैग्नेटिक, तो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी देखिए यहाँ -1 से 0 थी, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या हो गई है, बढ़ गई। 0 से एप्सिलॉन हमने डिनोट किया कि कोई वैल्यू होगी एप्सिलॉन वहां तक। ऐसे ही इनकी भी प्रॉपर्टी के अंदर परमिएबिलिटी, ये भी मैंने बताया था कि परमिएबिलिटी का मतलब परमिट करने की पावर, तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक में हमने देखा था कि ये क्या होते हैं, वीकली होते हैं अट्रैक्टेड। सो दैट मीन्स ये क्या करेंगे, थोड़ा बहुत अलाउ करेंगे। कितना, 1 से 1 प्लस एप्सिलॉन हमने दे लिया, ये तो 1 से ही कम था। ये क्या है आपके अपोज करने वाले। एंड यहाँ पे थोड़ी क्या होती है एयर की परमिएबिलिटी से या एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एयर वर्ड मैं यूज नहीं करूंगी, यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, उससे क्या होती है ज्यादा होती है इसकी परमिएबिलिटी, यानी कि थोड़ा सा क्या हो गई इसकी कंपैरिजन में हर एक वैल्यू इंक्रीज हो गई। वाइल ऑन द अदर हैंड जो आपका एप्सिलॉन होता है ये लेस देन 1 वैल्यू होती है। ऑन द अदर हैंड आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज विच वर strongly attracted to the magnet, यहाँ पे susceptibility यानी कि टू प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेक्टिंग विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत हाई होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, इसकी कंपैरिजन में बहुत हाई। एंड इसी टाइप से जो परमिएबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी से ग्रेटर देन होती है, दैट मीन्स ज्यादा होती है। तो यहाँ से जो है 3 तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले तो इस टेबल के बेसिस पे ही आपके सामने जो टेबल दिख रही है, ओके, जो कैंडिडेट्स नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपको स्टडी मटेरियल नीचे जो कमेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको लिंक है उसमें दिया हुआ है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेबल पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिफरेंशिएशन अमंग द फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, एंड एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स के अंदर आपके मेंस में, कैटेगराइज और डिफरेंशिएट द मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कैटेगराइज और डिफरेंशिएट द मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तब आपको तीनों को इन जो आपके हैं ब्लॉक डायग्राम्स इनके साथ में और साथ में ही आपको इस टेबल के साथ में अगर आप उसको एक्सप्लेन करते हो तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। नाउ मूविंग अहेड वी हैव स्टडीड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब जो है हम नेक्स्ट देखेंगे कि परमानेंट मैग्नेट्स क्या होती हैं या फिर जिसको हम क्या कहते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। देखिए दोज मैग्नेट्स, वो मैग्नेट्स जो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंड्यूस होकर के और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी क्या करती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करती हैं, उन मैग्नेट्स को क्या कहा जाता है, परमानेंट मैग्नेट्स कहा जाता है। यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी वो अपनी क्या करती रहती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपका जो नॉर्मल बार मैग्नेट हम रखते हैं वो शो करता है सब्सटेंसेज विच एट रूम टेम्परेचर, जो कि ऑलमोस्ट क्या होता है 27 डिग्री जो है सेंटीग्रेड होता है, उसकी बात कर रहे हैं। देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि काफी लंबे समय तक, साल 2 साल जिस जो भी पीरियड होता है उसने पीरियड तक उनकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करके रखता है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। ऐसे मैग्नेट्स को हम क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। अब कोई भी जो नॉर्मल मैग्नेट होता है, नॉर्मल मैग्नेट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, परमानेंट मैग्नेट में। और उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, efficient way to make a permanent magnet is to place a ferromagnetic rod into the solenoid and pass a current, because we have studied और discussed कि आपका जो करंट होता है वो
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट करवाता है इसी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में। एंड जो मैग्नेटिज्म होता है वो करंट यानी कि इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्रिएट करवाता है। तो यही चीज यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो है आयरन नेल है। अब आयरन जो होता है उसके अंदर क्या होती है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। बट उन फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉन्ग टाइम के लिए आपको कन्वर्ट करना एक मैग्नेट के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसको परमानेंट मैग्नेट बनाना है। परमानेंट मैग्नेट किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कैसे बना सकते हैं, उसको एज ए सोलेनोइड बना करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। सोलेनोइड का मतलब होता है एक इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक कंडक्टिंग मटेरियल होता है, उसको यदि कंडक्टिंग वायर्स के साथ में इस टाइप से यूज किया जाता है तो ये पूरा जो सेटअप होता है ये क्या कहलाता है, आपका सोलेनोइड कहलाता है। इसी तरीके से यहाँ पे एक जो कंडक्टिंग वायर था उसको कोइल्ड अराउंड कर दिया, कोइल कर दिया फेरोमैग्नेटिक आयरन नेल यानी कि जो कील थी लोहे की उसके चारों ओर, और फिर उसके बाद में बैटरी से इसमें करंट फ्लो करवाया। तो अब ये जो नेल है ये पूरा सेटअप है, ये एक परमानेंट मैग्नेट के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। ये परमानेंट मैग्नेट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपका बिहेव करेगा। So this is the way of making a magnetic material into a permanent magnet, and other than this we have to remember the definition of permanent magnet. आपको 2 मार्क्स के अंदर ये जो चीज है ये आपसे 2 मार्क्स के अंदर पूछी जा सकती है 2 मार्क्स में कि जो है व्हाट आर परमानेंट मैग्नेट्स, डिफाइन कीजिए। तो आपको परमानेंट मैग्नेट्स को यहाँ पे डिफाइन करना है इस तरीके से, दोज मैग्नेटिक सब्सटेंसेज विच शो देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट द रूम टेम्परेचर, वो आपके क्या कहलाते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहलाते हैं। नाउ मूविंग अहेड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट इज ऑल्सो वेरी कॉन्सेप्चुअल। वी हैव टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उसके बारे में। देखिए, इंड्यूस करना, इंडक्ट करना या इंडक्शन, इसका मतलब होता है किसी चीज को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, इंड्यूस करना, कुछ चीज करने के लिए, चेंजेस लाने के लिए। ये इसका एक साधारण सा मीनिंग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है आइदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में से और लगेगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से या फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से कोई चीज को इंड्यूस करेंगे तो वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ये प्रोसेस कैसे होता है एक बार इसको हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं फिर उसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF by way of moving a magnetic field around an electric conductor and conversely the creation of the current by moving a conductor in static magnetic field। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो चीज हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि यदि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिज्म को। सिमिलरली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है। कहने का मतलब इंड्यूस करवा रहे हम एक चीज को वेरी करवा करके दूसरी चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक। पहला केस क्या है कि आप क्या करेंगे, एक मान लीजिए यहाँ पे जो है मटेरियल ले लिया एंड
उसको एज ए सोलेनोइड की फॉर्म में, सोलेनोइड अगेन मटेरियल के अराउंड जो कंडक्टिंग वायर है उसको इस टाइप से कोइल्ड कर दिया। अब इसमें क्या किया, कोई मैग्नेट लेंगे और इस मैग्नेट को इसके पास लेकर के आएंगे, फिर दूर लेकर के जाएंगे, इस टाइप से पास लेकर के आए, फिर वापस से दूर लेकर के गए। हो क्या रहा है इससे, इससे इसके अराउंड ये जो एरिया है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है, आइदर दिस और दिस। इस टाइप से जो है आपका मूवमेंट चेंज हो रहा है टू एंड फ्रो, जिसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, आगे और पीछे। तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो भी इसके साथ में ही क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज होगा। एंड चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड हम क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड को, एक इंड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो सेम चीज यहाँ पे, अब इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है या फिर हमारा जो वोल्ट मीटर है उसको जो हमने लगाया हुआ है, वोल्ट मीटर के अंदर या गैल्वेनोमीटर के अंदर दोनों ही यूज होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, वो हमें फ्लक्चुएशन की फॉर्म में यहाँ पे नजर आएगा। अब जो पर्टिकुलर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इंड्यूस होता है इस पर्टिकुलर एक्शन से, एंड दैट वो एक्शन क्या है आपका, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। सो आई रिपीट इन वन लाइन, we are changing the magnetic field through the movement of the magnet in this particular area, and due to this change in magnetic field यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, एंड दैट पर्टिकुलर फील्ड इंड्यूस्ड जो होगा उसको हम शो कर पाएंगे यहाँ पे फ्लक्चुएशन इन द वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ इसमें, वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि देखिए हमने पहले इलेक्ट्रिसिटी वाली क्लास में डिस्कस किया था कि एक फील्ड, एक आपका एरिया है, इस एरिया के अंदर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यदि किसी चार्ज का मूवमेंट होता है यहाँ से यहाँ, ये जो चार्ज है यदि मूव होता है तो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। What was the electric potential? Work done in moving a unit positive charge from the one place to another. इसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा था, जनरलाइज्ड फॉर्म में इसको कह सकते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्रॉम द वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। तो यही क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, यानी कि पोटेंशियल, क्योंकि प्रत्येक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक काइंड ऑफ फोर्स जनरेट करता है, आइदर अट्रैक्टिंग और रिपल्सन। तो वही चीज यहाँ पे हो गई। सो ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम कह सकते हैं, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच हैज बीन जनरेटेड बाय द मूवमेंट और चेंज इन द एक्सटर्नल फील्ड। तो वो आपका पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। और यदि किसी स्टैटिक चार्ज की वजह से, मान लीजिए इस चार्ज की वजह से इसके चारों ओर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से ही यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है तो उसको हम जनरल टर्म्स के अंदर क्या कह देते हैं, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, इसको और आगे जो इनके डिफरेंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, हमारा डे टू डे लाइफ के अंदर जो है कहाँ पे अप्लाई होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज किया जाता है एसी जनरेटर में, यानी कि जो आपके घरों में जो सप्लाई होती है एसी सप्लाई, उस एसी करंट को जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम यूज करते हैं। ये हमारे एक टॉपिक भी है आगे जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे एसी जनरेटर। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर क्या होता है, एक कॉइल से दूसरी कॉइल के अंदर जो है ट्रांसफर होता है ईएमएफ की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जनरेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसी की वजह से क्या होते हैं, हमारे ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर हम अप एंड डाउन कर पाते हैं
हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आप 220 वोल्ट पढ़ते हो, जो घरों में आती है सप्लाई वो 220 वोल्ट की आती है, इसको यदि अप करके 400 वोल्ट करना हो तो इस तरीके के जो काम होते हैं वो ट्रांसफॉर्मर में ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से किए जाते हैं, ईएमआई। मैग्नेटिक फ्लो मीटर होता है एंड इसके अलावा जो माइक्रोवेव ओवन होता है उनमें भी हम जो कुकिंग करते हैं ये सभी किसकी वजह से होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से होती हैं। नाउ इलेक्ट्रिकल मोटर, देखिए इलेक्ट्रिकल मोटर जो है आपका दैट मशीन which converts the electrical energy into the mechanical energy. This is the basic definition. क्या हुआ, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको कन्वर्ट करती है into the mechanical energy. एंड अगेन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड, तो उसके अंदर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसलेटेड और कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यही चीज यहाँ पे होती है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने में हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। That's why we are studying this particular section electric motor in our magnetism. तो किस प्रकार से यूज होता है, इसकी क्या फंक्शनिंग है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये हमने डेफिनेशन इसकी समझ ली, लेकिन करती कैसे है, काम कैसे होता है, फंक्शनिंग कैसे होती है, इसके पार्ट्स कंपोनेंट क्या हैं, उन पे फटाफट हम एक बार डिस्कशन करते हैं। देखिए आपके जो दो हम ये क्या लेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको कंपोनेंट या इसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बता दूं। दो हमने परमानेंट बार मैग्नेट्स लिए हैं, दोनों में जैसे इसका नॉर्थ यहाँ पे दिख रहा है तो ये हो गया, इसका साउथ एंड साउथ दिख रहा है तो ये इसका हो गया नॉर्थ। तो हमने दो बार मैग्नेट्स को यहाँ पे लिया एंड उसके बीच में हमने एक कोइल को रख दिया है। एक जो कंडक्टिंग वायर कोइल थी रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है, इसको हमने रख दिया है। यहाँ पे कोइल के साथ में जो है कार्बन ब्रशेज हैं। कार्बन ब्रशेज क्या होते हैं, आपके कंडक्टिंग होते हैं। एंड ये स्प्लिट रिंग है, ये आपकी रिंग है और इसको हमने इस पूरे सर्किट को एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। अब होता क्या है, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगी। आपके जो कार्बन ब्रशेज हैं ये इस एंड पे फिक्स्ड होते हैं एंड ये जो स्प्लिट रिंग होती है ये एक शाफ्ट के थ्रू इससे कनेक्टेड होती है, कोइल के वायर से। एक पार्ट इसका इस ए बी वायर के सेक्शन से कनेक्टेड है और वाई पार्ट जो है स्प्लिट रिंग का इस टाइप से है, ये इस टाइप से है। तो आप मान सकते हैं कि ये वाला जो है ए बी से कनेक्टेड है, ये वाला जो अदर हाफ है ये आपका सी डी से कनेक्टेड है, इस टाइप से है ये स्प्लिट रिंग। तो अब ये क्या होती है, एक शाफ्ट पे माउंटेड होती है और शाफ्ट जिस तरीके से घूमेगा तो उसके साथ में ये क्या करेंगी, इस टाइप से रोटेट करेंगी। बट होगा क्या कि ये जो ब्रशेज हैं जो कि फिक्स हैं, ये कैसे होता है कि जैसे ही आपका ये वाला सेक्शन ऊपर की ओर जाएगा तो ये ब्रश इसके साथ में टच हो रहा है, इस टाइप से जस्ट टच होते हुए निकलता है। जैसे ही वन सेक्शन या वन हाफ सेक्शन इससे टच होकर के आगे निकलता है, तब क्या होता है दूसरा सेक्शन इससे टच होगा। अब दोनों ही टाइम पे क्या होगा कि कोइल के अंदर ये जो मूवमेंट होता है कोइल का इस टाइप से परपेंडिकुलर टू दी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए कि ये बार मैग्नेट्स हैं और यहाँ पे ये कोइल इस टाइप से रखी हुई है, तो ये इसके जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस टाइप से कोइल रखी हुई है तो इसकी क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो रही है, ये परपेंडिकुलर हो रही है। इस तरीके से फील्ड है और इस तरीके से ये क्या है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अब ये मैंने क्या बता दिया, आपके अलग अलग टुकड़ों में इसका सेक्शन बता दिया कि कौन क्या काम कर रहा है।
ओवरऑल वर्किंग कैसे होती है इसको एक बार हम क्विकली देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ओवरऑल वर्किंग की यदि हम बात करें तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेज आ रही हैं वो क्या करती हैं, ये आपका कंडक्टिंग वायर है, तो कंडक्टिंग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, अभी अभी हमने देखा इंड्यूस्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दैट विल कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। सो इस वजह से बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करके हम जब इसके अंदर डायरेक्शन पता करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो आपने इस टाइप से स्टडी किया आज, ये फोर्स की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है, और ये क्या होती है, आपकी इंडेक्स फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है एंड करंट इस तरीके से इंड्यूस हो रहा है, तो फोर्स क्या होगा, अपवर्ड लगेगा। तो इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा इस सेक्शन पे, तो कोइल आपकी क्या है, इस टाइप से है तो ये ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से ऐसे हो गई। अब जैसे ही कोइल ऐसे होगी तो इसमें इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है एंड ये ब्रश जो होगा इसमें इस तरीके से करंट फ्लो होगा एंड यहाँ पे करंट ऐसे आएगा और यहाँ पे, तो ये जो सर्किट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक कंप्लीट हो जाएगा। एज सुन एज जो आपकी कोइल जो इस टाइप से हो गई थी इस फील्ड में ऐसे आएगी, अब क्या होगा, यहाँ पे जो है इसी सेक्शन पे इस वायर पे जो ए बी वायर है, जैसे ही ए बी वायर यहाँ पे पहुंचेगा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। अगेन मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लगाइए और करंट इसमें इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका इस टाइप से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर जाएगा एंड कोइल पूरी रोटेट हो जाएगी और करंट जो होगा वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा एंड ये वाला ब्रश एक्टिवेट होगा। सो आई कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर वे जो आपका कोइल है वो इस तरीके से मूव करती है, तो हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है एंड ड्यू टू दिस इट जनरेट एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। यही हम पढ़ रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ये क्या करती है, आपकी अल्टरनेटिंग करंट, और जो करंट जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे कंडक्टिंग ये स्प्लिट कोइल लगी होती है जो कि टच हो रही होती है एक कार्बन ब्रश से, इस कार्बन ब्रश के थ्रू क्या हो रहा होता है, ये इस बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। सो इन दिस वे दिस पर्टिकुलर सेटअप जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है उसका कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रही है अपनी जो है यहाँ पे इस बैटरी के थ्रू, अब मान लीजिए इसको मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना। जनरेटर और मोटर का एक सेक्शन जो है ऑलमोस्ट सेम है, कौन सा वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। यहाँ पे हम क्या कराएंगे, यदि जनरेटर की तरह काम करवा रहे हैं तो वो एक अलग होगा, यहाँ पे हम मोटर की तरह काम करवा रहे हैं, तो मोटर से जब ये करंट फ्लो हुआ तो ये यहाँ इस शाफ्ट से क्या होता है, कोई भी एक जो डिवाइस होता है जिसको रोटेट करवाना हो, यूज करवाना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इस शाफ्ट के साथ में क्या कनेक्ट कर दिया, जो है एक फैन अटैच्ड है। ये जो फैन है जैसे ही ये शाफ्ट मूव करेगा इस इंडक्शन की वजह से ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फैन भी रोटेट करेगा एंड ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे ये हो रहा है। यदि हम इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन कहती है कि डिवाइस दैट कन्वर्ट द मैकेनिकल पावर इनटू द इलेक्ट्रिकल पावर एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, तो वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर कहलाता है। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगभग वही सेम हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। 2 बार मैग्नेट है एंड ये जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है ये इसके अंदर रखी हुई है और यहाँ पे स्प्लिट रिंग की बजाय जो है फुल रिंग है और वो कनेक्टेड है ब्रशेज के थ्रू। यहाँ पे एक ब्रश है, यहाँ पे एक ब्रश है। अब क्या होगा, ये जो कॉइल इस फील्ड की इफेक्ट में आकर के जब रोटेट करेगी तो जो जनरेटेड करंट होगा वो जनरेटेड करंट क्या होगा आपका इसके अंदर
स्टोर हो जाएगा, जो चार्ज करने के लिए बैटरी उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वहां पे इसको हम इसका यदि सिर्फ हमें चेक करना हो कि कैसे काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे कोई भी जो है गैल्वेनोमीटर वगैरह लगा के हम फ्लक्चुएशंस को चेक कर सकते हैं। सो इन दिस वे इलेक्ट्रिक जनरेटर generates the electricity with the same concept of electromagnetic induction in the external magnetic field in which converts the आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर थी वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड की जा रही है उसको किस में कन्वर्ट कर रही है, इसके थ्रू आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। एंड द बीच में जो आपका जो कोर सेक्शन एरिया वो दोनों में लगभग क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला प्रोसेस कि कैसे मूव करती है कॉइल, ये सिमिलर होता है, सेम होता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, इनके बीच में हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस समझ लेते हैं। और जब बात डिफरेंस की हो रही है तो जो एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हो गया था वो आपका क्या है, ईएमएफ, यानी कि आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उन दोनों के बीच में भी हम डिफरेंस को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि मान लीजिए कि इस सोलेनोइड में डेवलप हुआ है ड्यू टू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में ये क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। यानी कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेटेड बाय द इंडक्शन प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट इन ए सोलेनोइड। ऑन द अदर हैंड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये डिपेंड करता है या फिर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द चार्ज नंबर्स। मान लीजिए इसके अंदर जो है चार्ज पॉजिटिव इतना है, इसके अंदर और ज्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये चेंज करेगा, वेरी करेगा, जबकि इसके अंदर क्या होता है, ये डिपेंड या चेंज करता है, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। दूसरी चीज ईएमएफ जो होता है वो आपका मटेरियल के रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि मटेरियल की रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। यदि रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता तभी तो ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह पा रहा है। जबकि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स। तो ये आपका एक बेसिक दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्ड थिंग जो है इसके अंदर ईएमएफ की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड जो है आपका ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल तीनों टाइप के जो फोर्सेज हैं या फील्ड हैं वो क्या होते हैं, इंड्यूस होते हैं, फील होते हैं एक सर्किट के अंदर। वाइल यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम क्या कर पाते हैं, फील करवाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है वो ही जनरेट होता है। तो दीज आर थ्री बेसिक डिफरेंसेज अमंग बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम तरीके से जो है आपका इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो कन्वर्ट करती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में। ऑन द अदर हैंड जनरेटर क्या करता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज की जाती है, यहाँ पे जनरेट की जाती है। ड्राइवन एलिमेंट होता है शाफ्ट जो कि मोटर को ड्राइव करता है बाय द मैग्नेटिक फोर्स डेवलप्ड बिटवीन द आर्मेचर, जो दो आर्म्स थी उनके बीच में। शाफ्ट इज अटैच्ड टू द रोटर एंड ड्राइवन बाय द मैकेनिकल फोर्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल फोर्स से इलेक्ट्रिक में, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक से ही ड्राइवन हो रहा है। करंट इज टू बी सप्लाइड, ऑब्वियसली यहाँ पे करंट सप्लाई करना होता है। द जनरेटर करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द आर्मेचर वाइंडिंग्स, जो आपकी
कोयल वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, उनके अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई होता है, और यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। एक ही बात है, उसी को अलग अलग वर्ड्स में लिखा हुआ है। रूल फॉलो कौन सा होता है, फ्लेमिंग्स जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो यहाँ पे होता है, एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है वो यहाँ पे फॉलो होता है। एग्जाम्पल्स, इलेक्ट्रिक कार, बाइक जो कि एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक मोटर के, एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द पावर स्टेशंस। जो आपके मान लीजिए कि विंड जो मिल होती है, विंड मिल के अंदर मैकेनिकल पावर क्या होती है, आपका फैन होता है जो कि रोटेट होता है एयर से, एंड वो क्या करता है, विंड मिल कन्वर्ट करती है दैट मैकेनिकल पावर इनटू द इलेक्ट्रिकल पावर। सो these are the basic differences. So दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपकी कोई क्वेरीज हैं इसके रिगार्डिंग, या आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट सेक्शन है उसके अंदर लिखिए। आपकी जो क्वेरीज हैं उनको हम डील करेंगे। थैंक यू सो मच।